माँ हमेशा अक्सर ये कहती थी, तो फिर मैंने माँ से बोला कि मैं तैयारी करता हूँ, मेरी एक नहीं 4-4 नौकरी लगी। फिर लगातार मेरे बहुत जगह सिलेक्शन हुए। लेकिन ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैं एसडीएम बना, तब मेरी माताएँ उससे पहले एक्सपायर कर चुकी थी। तो ये मुझे बड़ा दुःख दुःख भी है कि मैं उनका सपना, जो उन्होंने कहती थी कि मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बने, तो उसके बाद मैंने सपना ज़रूर पूरा किया, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे ऊपर से मिलता रहता है। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से सक्सेस मंत्रा के एपिसोड में आज मैं अपने दर्शकों को मिलाना चाहूँगा गाजियाबाद सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह से। आपको बताते चले, एक छोटे गांव से, एक किसान तबके से आते हैं और इनकी सक्सेस के बारे में जानूंगा कि किस तरह से इनका सफ़र रहा सिटी मजिस्ट्रेट तक का। जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पहले, और आपके जितने दर्शक हैं उनको सबको पहले मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जो शुरुआती दौर रहा, पढ़ाई से शुरुआत करूंगा, किस तरह का आपका पढ़ाई का दौर रहा? देखिए, जैसे बिजनौर जिले के नगीना तहसील के पास एक मेरा गांव छोटा कृतपुर है। वहाँ शिक्षा का इतना अच्छा व्यवस्था तो नहीं थी। पास में नगीना टाउन है, वहाँ पे भी उस समय गिने चुने स्कूल थे। बच्चे का एडमिशन होना बड़ा टफ था। तो हम लोगों ने गांव की, जैसे मेरे फादर, थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उसमें अपनी जीविका चलाते थे। परिवार बड़ा था, और इसके बीच में जैसे गांव की स्थिति आप जानते हैं कि गांव में आर्थिक संसाधनों का अभाव होता है, और आपको अगर अपनी मंजिल पानी है तो आर्थिक संसाधन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उसके आगे जो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका मनोबल, आपका लगातार प्रयास करना। आप अपना ध्यान करते हुए, और अगर आप लगातार अध्ययन करेंगे और अपना एक गोल टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे जीवन में क्या करना है, तब उसमें आप आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा किस तरह से पाई आपने? देखिए, मैं बताऊं, प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने अब जो नगीना के पास हमारा गांव है, प्राइमरी स्कूल से मैंने 5th किया था। 5वीं क्लास करने के बाद वहाँ तत्कालीन मेरी एक मैडम थी, प्रसन्नी देवी। वो जब हम अपना एडमिशन लेने के लिए गए, तब उन्होंने मेरी मदद करी, मुझे मेरा वो लिया, मेरे से बात की। पहले तो मैं स्कूल ही नहीं जाता था, फिर धीरे धीरे जाना शुरू किया। तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। वो मुझे बड़ी केयर करती थी, और मुझे आगे हमेशा क्लास में एक से बढ़कर एक क्लास मुझे प्रमोट करती थी। जैसे फर्स्ट से उन्होंने मुझे 3rd में वो प्रमोट कर दिया। तो 5th क्लास के बाद आगे की पढ़ाई कहाँ से फिर शुरुआत किया? आगे की पढ़ाई एक जूनियर हाई स्कूल है नगीना में, अग्रसेन माध्यमिक स्कूल। 8th करने के बाद मैंने हिंदू इंटर कॉलेज में एक एग्ज़ाम होता वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं टेस्ट पास करने के बाद मैंने 9th में एडमिशन हिंदू इंटर कॉलेज नगीना बिजनौर में लिया। उसके बाद मैंने 12th किया। 12th वहाँ करने के बाद मेरा पीसीएम ग्रुप था, तो उस समय कई टीचर से मैं प्रभावित रहा, और उसके बाद मैं अपना रुड़की चला गया। रुड़की पढ़ने के साथ साथ मैंने वहाँ पे जब पढ़ाई पूरी की, तो अपना मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते करते मैं गवर्नमेंट तैयारी करना शुरू किया। फिर मैं गवर्नमेंट सेवाओं में आ गया। गवर्नमेंट सेवाओं के साथ साथ मैंने फिर आगे कंपटीशन की तैयारी जारी रखी। तब मैं एपीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। चलिए, अब परिवार की बात करें तो परिवार के बैकग्राउंड में किस तरह से आप अपने आप को इस वक्त देखते हैं, और क्या बैकग्राउंड रहा परिवार का? देखिए, परिवार के सभी लोगों का बड़ा योगदान होता है कि आपकी सफलता के लिए केवल आप ही इसमें जिम्मेदार नहीं होते। उसका जो सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का मिलता है। मेरी माता जो बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उनका एक सपना दिया था कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। तो हमें भी नहीं पता था कलेक्टर क्या चीज़ होती है। गांव के बच्चों को हमें तो ये था कि भाई पढ़ लिख के कोई भी नौकरी पा लें। उसके साथ जैसे मेरे बड़े भाई थे, जो हमेशा मुझे आर्थिक रूप से सहयोग करते थे और पढ़ाने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करते थे। जहाँ मेरी मजबूरी, मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी, मुझे संसाधन की ज़रूरत होती थी, तो वो मुझे कहीं से भी मैनेज करके वो मेरे व्यवस्था करते थे।
उसके बाद शादी होने के बाद हमारी मेरी पत्नी अंजलि और बच्चों का बड़ा योगदान, कुछ बच्चों का भाग्य भी है, कुछ पत्नी का सहयोग भी है, कुछ लोगों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से मैंने ये सब यहाँ तक मेरा सफ़र रहा। जैसा कि अभी आपने बताया कि कलेक्ट्रेट बनने के लिए माँ ने बड़ा सपना देखा था, तो कैसा महसूस करते हैं आज माँ हैं, या अगर उनको कैसा महसूस होता है? देखिए, जब मैं प्राइवेट सेवाओं में था तो माता मेरी माँ, जब मैं गांव जाता था तो माँ कहती थी कि अरे पता नहीं भगवान मेरे बेटे की नौकरी कब लगाएगा, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो मैं कभी ये, अब मेरा वो भी नहीं था, रुझान भी नहीं था गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो फिर जब माँ हमेशा अक्सर ये कहती थी तो फिर मैंने माँ से बोला कि मैं तैयारी करता हूँ, मेरी एक नहीं चार चार नौकरी लगी। फिर लगातार मेरे बहुत जगह सिलेक्शन हुए, लेकिन ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैं एसडीएम बना, तब मेरी माताएं उससे पहले एक्सपायर कर चुकी थी। तो ये मुझे बड़ा दुख भी है कि मैं उनका सपना, जो उन्होंने कहती थी कि मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बने, तो उसके बाद मैंने सपना ज़रूर पूरा किया, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे ऊपर से मिलता रहता है और बस वो उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाई। अपने जीते जी वो आपको कलेक्टर बनते हुए नहीं देख पाई, लेकिन जहाँ भी हैं वो आपको दुआएं और आशीर्वाद उनका आप पर बना हुआ है। चलिए, अब बात करते हैं आपकी सक्सेस जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी बनने तक की। आपने कभी सोचा कि आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अगर जब मैं पढ़ता था उस समय मैं अपनी सिग्नेचर जो करता था, लिखता था गंभीर सिंह एसडीएम, गंभीर सिंह पीसीएस, और मैं हमेशा अपने उस पे टेबल पे दो चीज़ों का बस, गाड़ियों का फोटो और इस तरह की चीज़ें, मोटिवेशन चीज़ें मैं हमेशा पढ़ता रहता था। एडिशनल जो किताबें हैं उनको मैं पढ़ता था और सेल्फ मोटिवेट होके इसमें मैंने आगे बढ़ा। तो मैं आपके दर्शकों को सबसे कहना चाहूँगा कि आप ही के अंदर वो अथाह क्षमता है कि जो आप खुद जी सकते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड को जितना आप यूज कर लें, उसमें बार बार कोई मैसेज दे दें। अगर आपको जीवन में जो कुछ बनना है, आप अपने टेबल पे अपने सामने लगा लीजिएगा कि मुझे ये बनना है, तो धीरे धीरे आप वैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिएगा कि जो आप जीवन में बनना चाहते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं तो उसी तरह से आप ये करें तो आप जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। चलिए, मैं अगर बात करूं इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, जिस हॉल में मैं बैठा हूं, काफ़ी आपके मेडल सर्टिफिकेट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं दीवारों पे, और इसमें आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ग्लोबल रिकॉर्ड है। इनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये रिकॉर्ड आपने बनाए हैं। इसके लिए हम लोग जगह जगह एक टीम के माध्यम से, जो समाज सेवी लोग हैं या जो हमारे शिक्षकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, युवा हैं और ऐसे शिक्षक हैं जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने शिक्षा पे हम काम करते हैं। जिस जिस जगह मेरी पोस्टिंग रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ पे शिक्षा में कुछ अतुलनीय योगदान करूँ सोसाइटी के लिए, ताकि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, और जो वंचित बच्चे हैं, किसी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद हम अपनी टीम के माध्यम से करवाते हैं। तो ये सब आप लोगों का, युवाओं का, समाज के सब लोगों का प्यार है कि जो इतनी सारी चीज़ें, अवार्ड्स, मेडल्स प्रदान करते हैं, तो उससे और ऊर्जा मिलती है, बढ़ती हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सब एक आपने एक और रिकॉर्ड बनाया था ह्यूमन बॉडी चेन का, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, तत्कालीन मैं एसडीएम था वहाँ पे अमरोहा में। अमरोहा का एक धनोरा तहसील है, तो उसमें एक तिगरी मेला होता है। तो जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पे और मेरी बात हुई कि हम इस तरह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे इस कर लीजिएगा। तो वहाँ के लोगों से, किसान यूनियन के लोगों से, वहाँ के उद्योगपतियों से, वहाँ व्यापार मंडल के युवाओं से, शिक्षकों से और वहाँ के जो सरकारी मशीनरी हैं, उन लोगों के साथ वार्ता करते हुए हम लोगों ने वहाँ पर जो तिगरी मेला लगभग 8 से 10 दिन चलता है और उसमें लगभग 15 लाख के लगभग लोगों का आवागमन होता है, ताकि और वहीं पे लोग रहते हैं। तो उस मेले को हमने एक तो प्लास्टिक मुक्त और ओडीएफ मेला बनाया था,
और उसमें क्या होता है, कई बार जब जैसे हम मेला करा लेते हैं तो बाद में उसको लोग भूल जाते हैं जो आयोजक होते हैं। तो हम लोगों ने उस मेले को समाप्त कराने के बाद, क्योंकि इतनी गंदगी हो जाती है, 8 10 गांव हैं तो उनका जीवन दुर्भर हो जाता है। तो हमने वहाँ पे एक प्लान बनाया कि हम जितनी गंदगी हुई है उसको साइंटिफिक तरह से डिस्पोज करें। और वहाँ पे एक भारत का नक्शा बनाने का भी हमने एक संकल्प लिया, जिसमें जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े स्टार और लोग भी को हमने बुलाया। तो उसमें उससे पहले 6,000 लोगों का इंडिया मैप बना, मानव श्रृंखला बनाई थी बुलंदशहर में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो हमारा टारगेट था कि 10,000 लोगों से बना के उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। लेकिन जब हम लोगों ने एक मैसेज दिया तो लोगों का अथाह प्रेम मिला, अमरोहा वासियों का अथाह प्रेम मिला, कि जो उसमें 25,000 लोग के माध्यम से एक ये मानव श्रृंखला बनाई थी, जो एक लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये हमारा ग्लोबल रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं आप इस वक्त, और शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा को लेकर जो आप कार्य करते रहते हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपना गोल फिक्स कर लें और ये देखें कि आप अपने गोल के के प्रति पर डे कितना अंश, कितने कदम आप बढ़ रहे हैं। साथ में ये ध्यान रखें, खासकर गरीब युवाओं बच्चों से मैं कहूँगा कि जो माता पिता आपको कितनी अथाह परिश्रम से आपको पढ़ाते हैं, वो शिक्षक कितने मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एक सिलेबस, एक टीचर, एक क्लास, एक पंखा, एक लाइट, एक बोर्ड, पढ़ाने वाला वही शिक्षक। अगर क्लास में किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो ऐसा क्या कारण है कि एक बच्चा टॉप करता है क्लास में और एक बच्चा पास होने के लिए भी उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बच्चा पढ़ता है, आगे निकलता है, उसमें एक सफलता की चीज़ ये होती है कि वो अपने टीचर्स का, बड़ों का और देश के प्रति, समाज के प्रति वो संवेदनशील होता है। और जो उसको टीचर जो कहते हैं वो उसको काम होमवर्क करके ले जाता है। तो अगर आप वास्तव में मम्मी पापा से, अपने देश से प्यार करते हैं तो जो आपको टारगेट दिए हैं, लगातार आप अपनी पढ़ाई करें और साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को जरूर पढ़ाएं जहाँ पर भी आप रहते हैं। अगर आप कॉलेज में जाते हैं और आपके पास समय है तो आप अपने मोहल्लों के गरीब बच्चों को एक क्लास, परिवर्तन क्लास चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आप पढ़ाते हो तो वो नॉलेज आपको गेन होती है। जैसे समझ करो मेरे हाथ में बॉल है, अगर मैं 90 के एंगल से किसी दीवार पे बॉल मारूंगा तो मेरे हाथ में बॉल ही आएगी। तो हम जब किसी को ज्ञान देते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में है वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। परमानेंट मेमोरी में चल जाने से क्या होता है कि भाई जैसे सपोज करो आप 12th कर लिया, आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ मेडिकल कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स कर रहे हो आप, तो उसमें सपोज करो आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो मैक्सिमम जो आप देखो जितने भी कंपटीशन हैं वो छोटे बच्चों की क्लास की हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है तो क्लास 3 का है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो जैसे 326 ईसा पूर्व किया था, तो इसका वो सब छोटे छोटे बच्चों की क्लास में। हमारा जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन कई बार इसलिए वैसे रुक जाता है कि वो इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इजी क्वेश्चन गलत करने से क्या होता है, 2-4 नंबरों का इंतर फर्क पड़ता है सिलेक्शन पाने में या ना हो पाने पे, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि वो अपने छोटे बच्चों को जरूर पढ़ाएं, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर पढ़ाएं, ताकि उसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका टाइम सही जगह यूटिलाइज भी होगा और आपको एक नॉलेज भी होगी। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल करूंगा। सिटी मजिस्ट्रेट हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आपका जो कार्यभार है उसकी भी एक तरह से एक अपनी एक जिम्मेदारी होती है, एक स्ट्रेस होता है माइंड में, काम का प्रेशर होता है। उसके बावजूद भी आप समाज में और सामाजिक कार्य करते हैं और एक संस्था भी से भी जुड़े हुए हैं, उसका भी नाम जानना चाहूँगा और उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। देखिए, कुछ हमारे साथी न्याय विचार ऊर्जा फाउंडेशन जो शिक्षा के लिए काम करती है वो चलाते हैं, तो वो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन लेते रहते हैं और वो मुझे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशन की तरफ झुकाव है। तो उसमें पूरी टीम काम कर रही है, बड़े अच्छे अच्छे युवा हैं, समाज सेवी हैं, कि जो हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और शिक्षा के बढ़ावा देने से हमारा देश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे मैकाले की शिक्षा नीति आई थी,
उस समय भारत में इतने गुरुकुल थे जितने हमारे, उससे ज़्यादा गुरुकुल थे जितने हमारे गाँव नहीं। पुनः अगर हम इस पे ध्यान दे लें और अगर न्याय पंचायत वाइज अगर हम एक बहुत अच्छे गुरुकुल टाइप का रेजिडेंशियल स्कूल बना लें, वहीं पे गुरु और शिष्य वहीं रहकर पढ़ें पढ़ाएं और सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें देश प्रेम ना, जाति द्वेष, धर्म द्वेष, सांप्रदायिक, ये सब चीज़ से हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और जो तकनीकी शिक्षा है वहीं पे बच्चे सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो वो समाज में एक कंस्ट्रक्टिव वर्क का योगदान दे सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि लोग शिक्षा को केवल शिक्षा की सफलता के लिए केवल नौकरी तक जोड़ते हैं, लेकिन शिक्षा बिहाइंड ऑफ दिस है कि जैसे आइंस्टीन भी कहा करते थे कि भाई जो आपके प्रमाण पत्र, डिग्री के अलावा जो आपके पास बच जाती है, असली शिक्षा वो है। क्योंकि डिग्री और प्रमाण पत्र तो केवल एक तरह से जैसे फीस की रसीद होती है, वो है। शिक्षा एक्चुअल में आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से, आपकी बातों से ये रिफ्लेक्ट होती है और आप सोसाइटी को क्या देते हैं। तो सुना आपने सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद गंभीर सिंह को। आपको बता दूं, पूरे इंटरव्यू के दौरान अगर शुरू से और आखिर तक की बात करूं तो जो नोटिस किया गया है वो शिक्षा को लेकर किया गया है। शुरू से आखिर तक शिक्षा पर ही जोर दिया गया है और शिक्षा को ही सर्वोपरि माना गया है। तो ऐसे ही आगे भी सक्सेस मंत्रा के एपिसोड में फिर मिलूंगा आपसे। बने रहिए मेरे साथ न्यूज इंडिया राइट्स पर। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।